नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे थे, समझ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने भारत के इतिहास को, जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जाकर के जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और आज जो बात की जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में व्यापार किस तरीके से चलता था, व्यापार कैसे होता था, व्यवसाय कैसे होता था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई सबसे पहले जो है प्रमाण यानी खोज के कि यहाँ पर कोई सभ्यता पनपी थी, इसके प्रमाण की पुष्टि सबसे पहले कब होती है? तो याद रखना 1826 ईस्वी में बेटा होती। 1826 ईस्वी में होती है और चार्ल्स मैसन के द्वारा और खोज प्रमाण की पुष्टि होती है। और जबकि खोजा कब गया यानी खुदाई कब इसकी होती है? तो ये खुदाई होती जाकर के 1921 में हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले उसकी उत्खनन किया जाता है। राखालदास राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग आज व्यापार के बारे में कि उस सभ्यता में व्यापार किस तरीके से चलता था, इस पर बात करेंगे। भाई, व्यापार बहुत जरूरी है, किस तरीके से व्यापार किया जाता था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि व्यापार, देखो व्यापार के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले भैया रुपया चाहिए, रुपया है। किस तरीके से व्यापार का सबसे मूल क्या है? रुपया। तो रुपये का आदान प्रदान या कह ले रुपये के द्वारा ही व्यवसाय किया जाता है, व्यापार किया जाता है। सामान आना जाना, इधर से उधर किया जाना है। उससे पहले क्या था? वस्तु विनिमय किया जाता था। है तो मेरे यहाँ चीनी है, तुम्हारे यहाँ भैया चाय है, बस आपस में बदल लीजिए है। इस तरीके से एक दूसरे के यहाँ चीजें आपस में एक्सचेंज कर ली जाती थी। तो देखिए, तो मोहरों का प्रयोग, तो मोहरों का प्रयोग हड़प्पा की जो मोहर थी, याद रखना, हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु था। कैसा था? एक श्रृंगी पशु था। हड़प्पा की जो मोहरें बनी थी उसमें क्या था? एक श्रृंगी क्या था? पशु था। और इसकी जो मापन की इकाई थी बेटा 16 के अनुपात में थी, यानी उनका रेशियो क्या था? 16 के अनुपात में इसकी मापन की इकाई थी। और विदेशी व्यापार में किस तरीके से विदेशी व्यापार कैसे होता था है? और विदेशी व्यापार में देखो, सिंधु घाटी विदेशी व्यापार में क्या क्या होता था कि कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी और कहां से की जाती थी, कहां से आयात की जाती थी, यानी कि मंगवाई कहां से जाती थी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, कॉपर जो है बेटा, कॉपर कहां से आता था? तो कॉपर आता था खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, यानी राजस्थान का क्षेत्र है खेतड़ी झुंझुनू, यानी कि ये खेतड़ी से आता था। और बलूचिस्तान से आता था, ओमान से आता था। यानी कि जो तांबा जो कहां से मंगवाया जाता था सिंधु काल में, विदेशी व्यापार जो सिंधु काल में सिंधु सभ्यता में होता था, तो वो तांबा जो है कहां से मंगवाया जाता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, यहां से मंगवाया जाता। सिल्वर जिसकी कहेंगे हम लोग चांदी, यानी चांदी, चांदी कहां से आता था? चांदी का व्यापार कहां से होता था? कहां से बस चांदी का आइटम मंगवाया जाता था? तो चांदी बेटा मंगवाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। देखो, अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक, अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड, सोना, हाँ सोना, गोल्ड, गोल्ड कहां से आता था? तो देखो, कर्नाटक, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। कर्नाटक, याद रखना, गोल्ड कहां से आयात किया जाता था सिंधु काल में, यानी सिंधु सभ्यता में गोल्ड कहां से आयात किया जाता था? तो याद रखना भैया, कर्नाटक से, कर्नाटक से है। यहाँ बहुत सारी खाने हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक से आता था और अफगानिस्तान और ईरान से ये आता था। ठीक, और उसके बाद टिन, टिन का कहां से आयात किया जाता था? तो ये अफगानिस्तान और ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान से टिन आता था, टिन। अब देखो, लाज बर्थ, लाज बर्थ कहां से आता था? मैसोपोटामिया से, मैसोपोटामिया जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है, तो मैसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र से आता था। सीसा जो रेड, ये कहां से आता था? ईरान से। देखो, तो ईरान से देखो बहुत सारी चीजें आ रही बेटा। एक बात नोट किया कि ईरान से कौन कौन सी चीजें देखो आ रही? सीसा भी ईरान से आ रहा, और टिन भी ईरान से आ रहा, गोल्ड भी ईरान से देखो आ रहा, चांदी भी ईरान से आ रहा। तो ये सारी चीजें कहां से आयात की जाती थी? तो ये सब चीजें कहां से की जाती थी? तो ये ईरान से की जाती थी। तो ये सिंधु काल
सभ्यता में विदेशी व्यापार यहाँ से आयात की जाती थी वस्तुएं। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया तो आगे चले। अब देखिए, संभवतः वाणिज्य वर्ण था, वाणिज्य वर्ण था। देखो यहाँ पर सिंधु सैंधव सभ्यता में विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था बेटा? तो प्रभावी कारण क्या था? तो याद रखना क्या था? बाढ़ था, पानी था। पानी की वजह से सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से विनाश हो जाती है। तो बहुत इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने भूकंप बताया, किसी ने मलेरिया की बीमारी बताई, किसी ने बाढ़ बताया। तो सबसे जो संभावित और सबसे विनाशकारी जो सिंधु सभ्यता को विनाश किया वो किसने किया? तो ये बाढ़ के द्वारा, यानी पानी के द्वारा। बहुत पानी आया है, एकदम बाढ़ आई और सब कुछ बहा के ले गई पानी, क्योंकि पानी और आग ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसी को नहीं छोड़ती। तो पानी और आग, तो बाढ़ यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी कारण माना गया। आगे चलते हैं कि पिग्गट, एक देखो नाम है, इतिहासकार थे जिसका नाम था पिग्गट। और इतिहासकार जो पिग्गट थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का क्या बताया? जुड़वां राजधानी था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसने कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानी बताया। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा और क्या नाम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसके द्वारा बताया गया? तो याद रखना पिग्गट के द्वारा, पिग्गट के द्वारा। या ये पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता में जुड़वां राजधानियां किन दो शहरों को कहा जाता था? तो एक शहर है हड़प्पा और दूसरा शहर बेटा क्या है? मोहनजोदड़ो। आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ये भी याद रखना कि आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज्यादा जो हड़प्पा स्थल के जो खोजे गए हैं वो सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर मिले हैं? तो याद रखना गुजरात में है। गुजरात में बहुत सारे ऐसे हैं जो क्षेत्र गुजरात में यानी कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा खोजे गए हैं गुजरात में। ठीक है, वही क्षेत्र में लोथल वोथल यही सब पड़ता है। आगे देखिएगा कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। जो आग में पकाकर के मिट्टी बनाई जाती है, जैसे खिलौने बनाए जाते हैं तो टेराकोटा में, जैसे अपने गोरखपुर टेराकोटा में क्या नाम नंबर 1 पे है, और एक जिला एक प्रोडक्ट के नाम से टेराकोटा गोरखपुर में आता है। तो टेराकोटा जो है आग में क्या की जाती थी? मिट्टी को पकाया जाता था, तरह तरह के आकृति के खिलौने बनाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी को आग में पका करके ईंट भी बनाई जाती है बेटा, ईंट बनाई जाती है जिससे हम लोग मकान बनाते हैं। तो टेराकोटा ये कहा जाता था जो मिट्टी आग में मिट्टी को पका दिया जाता था। उसके बाद सबसे बड़ी साइड जो है वो राखीगढ़ी, यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र था बेटा, सबसे बड़ा अभी भी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता में, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा खोजा गया है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र बेटा है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी है वो हरियाणा में। और फिर उसके बाद में आता मोहनजोदड़ो, ये भारत की बात की जाती है तो मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्थान और साक्ष्य क्या क्या मिले, कहां से क्या मिला बेटा? बहुत यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े मजेदार है, क्योंकि इससे यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। याद रखना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सभी लोग बहुत गौर से देखना और नोट्स बनाते चलना और साथ साथ में लिखते भी चलना, लिखते चलना अगर सारी चीजें कि देखो मोहनजोदड़ो बेटा, मोहनजोदड़ो जो था ये स्थल जो खोजा गया, इसको क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला, यानी कि इसको बेटा कहा जाता था मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का ढेर जिसे कहें, मृतकों का टीला। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और ये क्या है? सबसे बड़ा अन्नागार, अभी बताया सबसे बड़ा जो अन्नागार, अनाज का भंडार स्टॉक, यानी कि बहुत बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? याद रखना मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त होता है। और बेटा सबसे बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल भी बेटा यहीं मिलेगा है। सबसे बड़ा स्नानागार भी कहाँ मिलेगा? तो सबसे बड़ा स्नानागार बेटा कहाँ मिलेगा? तो आपको मोहनजोदड़ो में मिलेगा। और इसके बाद में क्या है? पशुपति की मूर्ति, बेटा पशुपति की मूर्ति भी कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो की। उसके बाद देखो डांसिंग लॉर्ड, यानी कि कांस की एक मूर्ति है नृत्य करती हुई, नृत्यकी की मूर्ति मिलेगी आपको। कहां से मिलेगी? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिलेगी, डांस करते हुए एक महिला की मूर्ति मिलेगी आपको। ठीक है,
और सब जलाने के साक्ष्य, सब जलाए जाते हैं। हिंदू सभ्यता में सबों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो सब जलाने के जो साक्ष्य मिलते हैं बेटा, वो भी मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सब जलाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। उसके बाद देखो दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी कहां से मिलता है, दाढ़ी वाला मूछे साहब दाढ़ी बड़ी है, तो दाढ़ी वाला कहां मिलता है, दाढ़ी वाला पुजारी कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है दाढ़ी वाला पुजारी। उसके बाद देखो हड़प्पा से क्या मिलेगा, हड़प्पा से क्या मिलेगा, एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें, याद रखना एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें कहां से मिलेंगी, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलेंगी। उसके बाद मात्र देवी की प्रतिमा, मात्र देवी की मूर्ति जो मिलेगी वो कहां से मिलेगी आपको, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलेगी। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ा स्विमिंग पूल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, पशुपति नाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, नृत्य करती हुई मूर्ति कहां से की, वो भी मोहनजोदड़ो से। सबको जलाने के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुजारी कहां से मिलता है, तो भी मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से क्या है, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर है, एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें कहां से मिलेंगी, तो हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद मातृ देवी की प्रतिमा भी कहां से मिलेगी, तो हड़प्पा सभ्यता से। आइए चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब देखो कालीबंगा, कालीबंगा से यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कालीबंगा से क्या क्या मिलता है। देखो कालीबंगा से क्या मिलेगा, कालीबंगा पड़ता कहां है, तो राजस्थान में। कालीबंगा कहां पड़ता है, राजस्थान में। काले रंग की चूड़ियां यहां से मिलेगी है? तो देखो अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य जो मिलते हैं बेटा, कालीबंगा से मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य में क्या मिलते हैं, हाँ कालीबंगा से मिलते हैं। और चूड़ी कारखाना, यानी चूड़ी बनाने का कारखाना कहां से मिलेगा, तो अग्निगंगा कालीबंगा से मिलेगा। और जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। और अलंकृत ईंट, ये आया था एक बार टेट में, क्वेश्चन ये टेट में आया था जूनियर लेवल में, कि अलंकृत ईंट कहां से प्राप्त होती है, तो अलंकृत ईंट कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा राजस्थान से, कालीबंगा राजस्थान से। ठीक, हनुमानगढ़ में पड़ता है। सुतकोटदा गुजरात, सुरकोटदा गुजरात, ये क्या के साक्ष्य मिलेंगे, तो घोड़े के साक्ष्य बेटा, घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष कहां से मिलेंगे, तो सुरकोटदा गुजरात से मिलेंगे। आगे क्या है, लोथल से, ये वाला बहुत पूछा, लोथल वाला बहुत पूछता है कि बंदरगाह है, बंदरगाह गोदीबाड़ा, यानी सिंधु नदी घाटी का ये क्या था, ये मैनचेस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि सबसे बड़ा गोदीबाड़ा जो सिंधु सभ्यता का था वो कौन सा था, वो लोथल था, लोथल था। यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता का ये क्या था, मैनचेस्टर था, यानी बंदरगाह सबसे बड़ा गोदीबाड़ा यहां से मिलता है, लोथल से। उसके बाद देखो धान और घोड़े के साक्ष्य, देखो घोड़े के साक्ष्य अवशेष यहां से भी मिलते हैं, और घोड़े के साक्ष्य आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, और धान के भी साक्ष्य आपको मिलेंगे, और अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलेंगे लोथल से, और कालीबंगा से भी मिले। और युग्म समाधियां, यानी कि जोड़े में समाधियां है, पुरुष के साथ कुत्ता, पुरुष के साथ में बकरा बकरी, इस तरीके से साक्ष्य, यानी युग्म के साथ। और मन के, यही बहुत पूछा जाता है, मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, खिलौने बनाने के कारखाने कहां से मिलते हैं, तो याद रखना लोथल से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। आगे चल, धौलावीरा, धौलावीरा बेटा ये है कहां से, कहां पर पड़ता है, तो धौलावीरा बेटा पड़ता है गुजरात। कहां पर है, गुजरात में। इसमें कहा मिला है कि बांध, देखो बांध के साक्ष्य और जलाशय स्टेडियम, जलाशय स्टेडियम, ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल अगली क्लास अगले दिन स्टार्ट करेंगे, और ये नया चैप्टर आपका प्रारंभ होगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।